हमारा नया टॉपिक है। वैसे तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी है, लेकिन थोड़ा सा आज का दिन हम एक्सेल को देंगे ताकि आपको बेसिक्स पता चले। देखिए, एमएस ऑफिस में जितने भी पैकेजेस हम यूज करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, जैसे वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है, या उन्हीं के बेसिस पे जो हमने राइटर यूज किया, या आज से हम अब स्टार्ट कर रहे हैं कैल्सी को, या आगे हम यूज करेंगे इम्प्रेस। जितने भी पैकेजेस हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने भी हर पैकेज को एक ऑब्जेक्टिव के साथ ही डिजाइन किया। उन्होंने हर ऑब्जेक्टिव, हर पैकेज के लिए एक बना दिया कि इसका पर्पस यही होगा। तो पर्पस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर बनाए गए और उसी चीज को फॉलो किया बाकी की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज ने, और लिब्रे ऑफिस को भी इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ही डिजाइन किया गया। तो जैसे आपने एमएस वर्ड का यूज किया था या आपने राइटर का यूज किया था, तो आपको ये पता चल गया कि टाइपिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग अगर करनी है तो वो वर्ड से बढ़िया कहीं जगह नहीं हो सकती, या अगर आपको यूनिक्स बेस पे चलना है तो आपका लिब्रे ऑफिस से बढ़िया, मतलब राइटर से बढ़िया कहीं नहीं हो सकती। क्योंकि आपने खुद ही इस चीज को देखा कि टेक्स्ट पे काम करने के जितने अच्छे टूल्स और जितने ज्यादा फैसिलिटीज आपको राइटर या वर्ड दे रहा है, उतनी ओवरऑल वर्ड आपको कहीं भी नहीं मिलती है। इसी तरह से अगर हम बात करें एक्सेल की, या हम बात करते हैं कैल्सी की, तो एक्सेल या कैल्सी जो होते हैं हमारे, इनको हम दो अलग अलग नामों से जानते हैं। इनको हम या तो बोलते हैं स्प्रेडशीट पैकेजेस, या हम इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक शीट पैकेजेस। ये दो नाम और इनके बोले जाते हैं। मतलब अगर आपसे कह दिया जाए कि क्या आप स्प्रेडशीट पे काम करना जानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्सेल में काम कर लेते हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हैव यू एवर वर्कड ऑन इलेक्ट्रॉनिक शीट। दैट मींस कि यू आर बीइंग आस्क्ड दैट हैव यू एवर वर्कड ऑन एक्सेल और कैल्सी। कैल्सी का नाम हम बाद में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ज्यादातर जो ओवरऑल वर्ड है हमारा, पूरे विश्व में जितनी भी चीजें जो है हमारी यूज होती है, जितने सॉफ्टवेयर हमारे यूज होते हैं, उसमें हमारा एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट को का ज्यादा यूज हो रहा है। इसीलिए पहला प्रेफरेंस एक्सेल को ही मिलता है। और अगर आप एक्सेल को देखें तो देखिए, शीट का मतलब ही होता है टेबल। शीट की बात अगर हम करें तो शीट है ही क्या? शीट एक टेबल है। दैट इज अ काइंड ऑफ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि भाई, शीट यानी कि टेबल, टेबल पे तो हम राइटर में और वर्ड में काम कर चुके हैं। इनफैक्ट इतनी अच्छी तरह से टेबल बनाते हैं, इतना सारा काम करते हैं और कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करते हैं। तो अलग से ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें पूरी की पूरी एक सॉफ्टवेयर ही डेवलप करके दे दिया गया कि जिसमें हम टेबल्स पे ही काम करें? ऐसी और कौन सी रिक्वायरमेंट हमारी हो सकती थी? तो एक बहुत ही पिक्यूलियर, बहुत ही इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। और जब आप इसे यूज करेंगे और आप इसके टूल्स के बारे में जानेंगे, देन यू विल गोना रियलाइज कि अरे, जो वर्ड में हम काम कर रहे थे वो तो था ही टेबल में, लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल ही एक अलग ही दुनिया है हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट पैकेज के नाम से क्यों जानते हैं। देखिए, आपने एक चीज तो देखी है कि जब वर्ड में आप काम करते हैं या कैल्सी में, तो आपको अगर टेबल की जरूरत पड़ती है तो टेबल आप इंसर्ट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें पैराग्राफ और टेबल दोनों की जरूरत हो। पैराग्राफ भी लिखने थे और कहीं ना कहीं कुछ टेबल बनानी पड़ी, सेल्स की रिपोर्ट देनी थी, या मान लीजिए बच्चों की मार्कशीट बनानी थी, कुछ भी था, तो उस समय पर हम वर्ड ही यूज करते हैं, क्योंकि वर्ड में पैराग्राफ यानी टेक्स्ट और टेबल्स दोनों पे आप काम करते हैं। लेकिन एक्सेल में आप काम ही तब करते हैं जब आपको केवल और केवल टेबल पे ही काम करना है। कोई पैराग्राफ नहीं लिखना है, यहाँ पे कोई आपको डिजाइनिंग नहीं करनी है, कुछ बहुत ही मतलब आपको गुड लुकिंग वर्क नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको टेबल में जब काम करना है तो आप उसके लिए एक्सेल का यूज करते हैं। तो एक्सेल में आपको टेबल बनानी नहीं पड़ती, टेबल आपको बनी बनाई मिलती है। और अगर ये बात हम कहें कि टेबल, तो ये टेबल इतनी बड़ी होती है कि आपने इमेजिन ही ना किया हो शायद इतनी बड़ी टेबल आपको मिलती है। देखिए, किसी भी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक स्कूल को मान लेते हैं एग्जाम्पल में, कि सपोज एक स्कूल है और एक स्कूल में एक क्लास टीचर अगर एक क्लास पढ़ाता है, कोई भी क्लास टीचर है, तो उसकी क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे 40-45 बच्चे होते हैं। इससे ज्यादा बच्चे एक टीचर को नहीं दिए जाते हैं। तो मान के चलते हैं, चलिए 40 बच्चे अगर एक ऑन एन एवरेज क्लास में हैं, तो एक टीचर को 40 बच्चों को मैनेज करना पड़ता है, उन्हें पढ़ाना पड़ता है, और पढ़ाने के साथ साथ उनके डेटा को, अब कंप्यूटर पे भी काम करना है तो सॉफ्ट कॉपी में बनाना होता है। और सॉफ्ट कॉपी में जब ये डेटा बनाना होता है तो 40 बच्चों का डेटा बनाने के लिए एमएस वर्ड में उसको 40 या कम से कम 41 रोज इंसर्ट करनी पड़ेंगी और वो डेटा प्रिपेयर करना होगा। लेकिन कम से कम एक्सेल में उन्हें टेबल इंसर्ट नहीं करनी पड़ेगी, और वो डेटा इसी में टेबल बनी बनाई मिलेगी, उस पर प्रिपेयर कर लेंगे।
यही टीचर को अगर कह दिया जाए कि आपको केवल अपनी क्लास का ही काम नहीं करना है, मतलब अपने सेक्शन का ही काम नहीं करना है, आपकी क्लास के जितने भी सेक्शन हैं, हर सेक्शन का काम आपको ही को करना है। तो अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और उस क्लास के 5 सेक्शंस अगर स्कूल में हैं, इसका मतलब उसको 200 बच्चों का डेटा मैनेज करने के लिए दे दिया गया। तो ऑब्वियस है कि वो अपने जो टेबल उन्होंने अगर वर्ड में बनाई होगी तो उसमें उन्हें नंबर ऑफ रोज ज्यादा ऐड करने पड़ेंगे, जबकि एक्सेल में अगर वो ये काम कर रहे हैं तो 200 बच्चों के लिए भी उन्हें कोई सिंगल रो या कॉलम ऐड करने की जरूरत नहीं। और अगर कहीं कह दिया जाए कि इस स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबका डेटा आपको ही बनाना है, जैसे कि यूजुअली स्कूलों में रखा जाता है, एक पर्सन एम्प्लॉय किया जाता है इस चीज के लिए कि वो कंप्यूटर पे ही सारा इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा होता है। तो अगर उसे कह दिया जाए भाई पूरे स्कूल का है जिसमें 10,000 बच्चा पढ़ रहा है, मान लीजिए कह दिया जाए 10,000 बच्चों का डेटा आपको बनाना है, तो 10,000 बच्चों का डेटा बनाने के लिए अब आप खुद सोचिए कि एमएस वर्ड में आपको कितना टाइम लगेगा। डेटा बनाना ही बहुत बड़ी चीज नहीं है, डेटा बनाने के साथ साथ अब टेबल्स हैं, कैलकुलेशंस करनी हो सकती हैं, उस डेटा को मैनेज करना हो सकता है। फिर अगर कहीं कह दिया जाए कि एक ब्रांच में 10,000 बच्चे हैं और 5 ब्रांचेस का डेटा है, सीएमएस जैसा स्कूल है, तो इसका मतलब 50,000 स्टूडेंट्स का डेटा उन्हें बनाना है। अब इतना ज्यादा डेटा अगर बनाना हो तो वर्ड में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डेटा बनाना तो है ही, उसको मैनेज करने की है, क्योंकि बहुत सी ऐसी कैलकुलेशंस है जो वर्ड में नहीं होती हैं। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि आप कहते हैं हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, मैम कुछ नहीं करना, तो भी एमएस वर्ड में जब आप टेबल बना रहे होंगे और 50,000 बच्चों का डेटा आप फीड करेंगे तो आप खुद सोचिए कि कितने पेजेस आपके ऑक्यूपाई होंगे। लेकिन अगर हम वहीं पर एक्सेल या कैल्सी में काम कर रहे हो तो आपको 50,000 तो छोड़िए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या इससे भी ज्यादा डेटा अगर बनाना हो, आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडियन रेलवे जैसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हो और उसमें भी अगर आपको काम करने के लिए डेटा दे दिया जाए एक्सेल में, तो भी आपको सिंगल रो या सिंगल कॉलम इंसर्ट करने की जरूरत, एडिशनली ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेल जो टेबल आपको देता है वो टेबल बहुत ही बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि वो आपकी कल्पना से भी परे है। और ये टेबल इतनी बड़ी होती है इसलिए ही इस टेबल को यानी कि इस शीट को हम स्प्रेडशीट कहते हैं, और स्प्रेडशीट से बने हुए सॉफ्टवेयर को यानी कि एक्सेल को हम स्प्रेडशीट पैकेज का नाम देते हैं। अब आखिर कितनी बड़ी होती है ये टेबल? तो देख ही रहे हैं आप, सामने एक्सेल हमने खोला हुआ है, आप देख रहे हैं ऊपर की तो सारी चीजें ऑलमोस्ट वही है जो वर्ड में थी, बस वहां पे वर्ड लिखा था, यहाँ एक्सेल लिखा है। वैसे ही क्विक एक्सेस टूल बार है, वैसे ही ऑफिस का बटन है, वही टैब्स है, मतलब डिफरेंट भी है और ऑप्शंस भी अकॉर्डिंगली डिफरेंट है, भाई पैकेज डिफरेंट है तो ऑप्शंस भी डिफरेंट होंगे। लेकिन उसके बाद यानी इस रिबन के नीचे अगर आप देखें तो पहले तो एक अलग सी बार आपको दिखाई दे रही है जो कि आपको वर्ड में नहीं मिली थी, वहां पे आपको रूलर बार मिला था, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट बार है। ये बार क्या है ये हम आगे जानेंगे। और उसके नीचे अगर आप देखें तो पूरी टेबल आपको दिख रही है जो रो और कॉलम में बटी हुई है, जिसमें कि ये आपका कॉलम है, ये जो ग्रे पोर्शन है ये कॉलम है और ये आपकी रो है। और ये पूरी की पूरी टेबल जो बटी हुई है इसमें हर कॉलम को एक नाम दिया गया है, हर कॉलम का अपना एक नाम है। जैसे पहले कॉलम का नाम क्या है, ए बी सी डी, ऐसे कॉलम के नाम बन रहे हैं और हर रो को एक नंबर दिया है, जैसे 1 2 3 4। तो अगर आप इस शीट को देखें तो ये शीट इतनी बड़ी है आपकी कि इस शीट को अगर आप बांटने जाएं तो इस टोटल कॉलम जो है शुरू तो होते हैं हमारे ए से, लेकिन जो आखिरी कॉलम होता है हमारा, जो लास्ट कॉलम होता है हमारा, वो होता है हमारा एक्स एफ डी। ये हमारा लास्ट कॉलम है। जो शुरू हुआ था ए से, वो लास्ट कॉलम खत्म कहाँ पे हुआ, एक्स एफ डी से। मतलब ए से शुरू होके जेड तक तो गया ही होगा, फिर जेड के बाद ए बी ए सी, ऐसे करते करते ये देखिए ए जेड तक आया, फिर ए बी ए सी, ऐसे चलते 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 बहुत आगे तक गए आपको, तब जाकर के कहीं लास्ट कॉलम आपको मिला एक्स एफ डी। और अगर इस कॉलम्स के काउंट की हम बात करें तो जो टोटल कॉलम्स होते हैं हमारे एक्सेल में वो होते हैं 16,384। इतने सारे कॉलम्स हैं एक ही टेबल में, 16,384। कैन यू इमेजिन? कभी जिंदगी में इतनी बड़े कॉलम्स की टेबल आपको बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको इतने कॉलम मिल रहे हैं। और इसी तरह से रोज की अगर हम बात करें तो एक्सेल में जो है हर रो का अपना एक नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4। अगर आप शुरुआत करें तो 1 से ही होती है, लेकिन अगर आप लास्ट रो की बात करें तो जो सबसे लास्ट रो होती है वो होती है 10,48,576। यानी एक टेबल कुल मिलाकर के बनी होती है इतने रो बाई इतने कॉलम की। ये देखिए, ये है आपकी आखिरी रो 1048576।
अगर आप ऊपर चलना जाए तो ऐसे बहुत टाइम आपको लगेगा जाने में। फिर खैर, तो एक टेबल आपकी इतने बाई इतने कॉलम की और इतने रो की बनी होती है, और ऐसी ऐसी एक्सेल आपको कितनी टेबल देता है? अपनी तरफ से एक्सेल आपको 3 टेबल ऐसी दे रहा है, यानी जस्ट ट्रिपल आपको अमाउंट मिल रहा है। तो इतना बड़ा एरिया आपको काम करने के लिए मिलता है। अब आप खुद सोचिए, ऐसी कोई कंपनी है दुनिया में जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हो? नहीं है, जरूरत ही नहीं है आपको। तो ऐसे केस में इसी टेबल में रह के आपका काम हो जाएगा, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, आपको कभी भी ना तो कोई खाली मतलब नया कॉलम या नई रो ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि इतनी बड़ी शीट हमारी होती है, इसीलिए इस शीट को हम क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट। और स्प्रेडशीट से बने हुए इस पैकेज को कहते हैं हम स्प्रेडशीट पैकेज। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक शीट, हम इलेक्ट्रॉनिक शीट क्यों बोलते हैं? देखिए, वर्ड में जब हमने कैलकुलेशन की, तो कोई भी कैलकुलेशन का आउटपुट जब हमें मिल गया, तो उसके बाद अगर हम वैल्यूज में कोई भी चेंज करते हैं तो वो आउटपुट अपडेट नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम आपके सामने वर्ड खोल के दिखा दे रहे हैं। ये वर्ड है आपका यहाँ पे, और मान लीजिए इसमें हमने यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करी, टेबल में ही कैलकुलेशन की बात हो रही है, ये हमने यहाँ पे ले लिया, और कुछ भी वैल्यूज हमने छोटी छोटी ले ली, यहाँ पे ये ले लिया, कुछ वैल्यू हमने डाली, और अब हम चाहते हैं इन वैल्यूज को ऐड करना। तो इन वैल्यूज को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको याद रखना है कि आप फॉर्मूला बार पे जाएंगे, लेआउट से यहाँ आए, फॉर्मूला में आए, और आपने कह दिया ओके, है ना? तो टोटल कितना आ गया? 28। अब टोटल भी निकाल लिया, काम हो गया। लेकिन बाद में अगर आपसे कहा गया कि नहीं 1 नहीं है, ये 11 है, इसको 11 करिए, तो 11 करने पर आपने देखा कि टोटल तो नहीं बदला, टोटल तो जो 28 था वही रहा। लेकिन बाद में अगर ऐसा कभी चेंज करते हैं तो दोबारा से आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, तब फिर वो वैल्यू आपकी अपडेट होती है। यही चीज आपकी जो है राइटर में भी है। इसको देख लेते हैं, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ राइटर के बारे में, लेकिन फिर भी एक बार राइटर में भी हम यही कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि अगर हम राइटर में कोई काम कर रहे हैं, कोई हमने यहाँ पे टेबल इंसर्ट किया, ये कुछ डाल ली हमने यहाँ पर, और कुछ भी वैल्यू डाल दे रहे हैं, और यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी है, तो हम फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे और सम करेंगे, इज इक्वल टू सम, और ब्रैकेट खोल लीजिए, या तो फिर आप एंगुलर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। आपने अपनी रेंज सिलेक्ट की, और रेंज सिलेक्ट करने के बाद एंटर करा, तो टोटल कितना आ गया? 40 आ गया। अब हम कहीं पर भी कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो यहाँ पर तो खैर अपडेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो जो फंक्शन है वो पूरी रेंज पे काम करता है। एक्सेल में मतलब वर्ड में हम रेंज नहीं लेते। तो यहाँ देखिए आपका टोटल अपडेट हो रहा है, कोई भी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं तो वो हमारा रिजल्ट यहाँ पे अपडेट हो रहा है, क्लिक करने पर हो रहा है ना? जैसे अगर हम यहाँ पे 68 कर दे रहे हैं, तो जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तब वो वैल्यू अपडेट होती है। तो ये अपडेशन हो रहा है, लेकिन वर्ड में हमने देखा कि वो चीज अपडेट नहीं होती। इसी तरह से अगर एक्सेल में कोई हम काम करें, तो देखिए यहाँ पर भी वही है कि अगर आपने 15+2 लिखा और आपने उसे ऐड किया, भूल जाइए अभी कैसे ऐड किया, वो तो हम करेंगे ही बाद में, मगर ऐड करने के बाद अगर आप वैल्यू में कोई भी चेंज करते हैं, तो चेंज करके जैसे ही आप एंटर करते हैं, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली, बल्कि हम ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट हो जाता है। और ये आज ही नहीं हो रहा है, आज के 2 साल बाद भी अगर आप इनमें कोई अपडेशन करें तो आपके रिजल्ट्स अपडेट हो जाते हैं। तो पहला तो ये रीजन है कि टेबल में वर्ड में की हुई कैलकुलेशन अपडेट नहीं होती है, लेकिन एक्सेल में अपडेट होती है। दूसरी चीज ये है कि बहुत बार हम कॉपी पेस्ट करते हैं, पर कॉपी पेस्ट करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि जो डेटा हमने कॉपी किया, अब पेस्ट हमने उसे 4-5 जगह कर दिया, या शायद 10-12 जगह कर दिया अपनी फाइल में, पर जहाँ जिसे कॉपी किया था बाद में उसमें कोई चेंज किया, तो वो चेंज किया हुआ डेटा अगर हम चाहें कि जैसे हमने जिसे कॉपी किया था उसमें कोई चेंज किया है, तो जहां जहां पेस्ट किया वहां अपडेट हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, वर्ड में नहीं पॉसिबल है।
लेकिन अगर एक्सेल में आपने किया या राइटर कैल्सी में आपने किया, तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आज आपने कॉपी करके 10 जगह रख दिया और आप 10 दिन बाद या 10 महीने बाद पेस्ट करी हुई लोकेशन में कोई अपडेट करना चाहते हैं कॉपी किए हुए डेटा से, तो वो काम आप कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज की परमिशन एक्सेल या कैल्सी की शीट्स आपको देती हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट हो सकती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक शीट्स इसीलिए कहलाती हैं क्योंकि इसमें अपडेशन का ये एक फीचर होता है, और इसलिए ही इलेक्ट्रॉनिक शीट से बने हुए सॉफ्टवेयर को हम इलेक्ट्रॉनिक शीट पैकेज कहते हैं। दोनों में सेम फीचर है, एक्सेल में भी और कैल्सी में भी। बस अंतर ये है कि एक्सेल एमएस ऑफिस का पैकेज है और कैल्सी आपका लिब्रे ऑफिस का पैकेज है। तो इस तरह से आपको ये रो कॉलम में मिलता है, काम आप करते हैं और सारी चीजें आप देखते हैं। उसके अलावा और क्या चीज है, अगर हम स्क्रीन को ध्यान से देख लें जल्दी से, तो हमारे ये रिबन के नीचे देखिए जो बार है ये दो पार्ट से बटी हुई है। एक ये छोटा सा पार्ट है, एक ये चौड़ा सा पार्ट है। जो छोटा वाला पार्ट है ये पतला वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। इसको नेम बॉक्स बोलते हैं या फिर हम इसको एड्रेस बॉक्स भी बोलते हैं। और नेम बॉक्स का अपना काम है, सबसे पहला काम है, क्या करता है ये, डिस्प्लेस नेम और एड्रेस और रेफरेंस ऑफ एक्टिव सेल, यानी जिस सेल में आप हैं ये आपको उसी का एड्रेस डिस्प्ले करता है, पहला काम। दूसरा, helps to reach immediately to a given cell address, यानी किसी भी सेल एड्रेस पे जाने में आपको तुरंत मदद करता है, आपका समय नहीं वेस्ट होता। अगर आपको ये तरीका नहीं पता तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तीसरा क्या है, तीसरा नेम बॉक्स का काम है helps in naming ranges। सेल की रेंजेस को हम नाम देते हैं, क्यों देते हैं वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन नेम बॉक्स ही वो जगह है जो सेल की रेंज को आपको नाम देने में आपकी हेल्प करता है। दूसरा, हेल्प्स टू अप्रोच एनी नेम्ड रेंज इमीडिएटली, यानी किसी भी रेंज में पहुंचने में आपकी हेल्प करता है, तुरंत आपको मदद करता है। कोई नेम आपने दे रखा है रेंज को, तो उस पर पहुंचने में भी आपकी ये मदद करता है। तो ये भी एक तरीका होता है आपका, ये भी आपको हेल्प करता है इस काम के लिए। दूसरा क्या है फिर, और आपका क्या है, नेक्स्ट है हमारा, एक और इसका बहुत अच्छा फीचर होता है, वो ये है कि ये आपको हेल्प करता है, ये आपको हेल्प करता है किसी भी सेल में आपने अगर कोई रेंज को वो आपने नाम देके रखा हुआ है, आपको नेम रेंज में पहुंचना है। उसके अलावा एक सेकंड, और पांचवा ये आपको मदद करता है, हेल्प्स इन रेंजेस को कस्टमाइज करने में भी आपको हेल्प करता है, हेल्प्स इन कस्टमाइज रेंजेस। तो रेंजेस देखिए, बहुत बार आप ये वर्ड पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अब इस चीज को आप समझिएगा कि इसका मतलब रेंज कोई बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका हम यूज करेंगे और आगे जो है इसको हम मतलब बहुत तरह से देखेंगे कि क्या काम होता है। तो ये सारा काम जो है आपका नेम बॉक्स का होता है। जबकि इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अगला जो हमारा ये जो वाइड वाला पोर्शन है ये कहलाता है फॉर्मूला बार। और फॉर्मूला बार के अपने टास्क हैं, अपने एडवांटेजेस हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको ये क्या करता है, फॉर्मूला बार जो होता है ये आपको हेल्प करता है, हेल्प इन एडिटिंग सेल। सबसे पहले तो, बल्कि एडिटिंग सेल से पहले भी करता क्या है ये डिस्प्ले करता है, डिस्प्लेस एक्टिव सेल कंटेंट्स। जिस सेल में आप हैं उसके कंटेंट्स को ये डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले करने में आपकी हेल्प करता है।
दूसरा क्या करता है ये आपका, दूसरा ये आपको हेल्प करता है, हेल्प इन एडिटिंग सेल्स, सेल्स को एडिट करने में। अभी क्या होता है एडिटिंग सेल्स, ये हम आगे सीखेंगे अगली क्लास में, बट ये एडिटिंग करने में, सेल्स में डायरेक्टली एडिटिंग करने में आपको हेल्प करता है। तो दूसरा हो गया हेल्प इन एडिटिंग सेल्स डायरेक्टली। फिर और तीसरा क्या है, तीसरा है हेल्प्स डिस्प्लेस सेल फॉर्मूला और फंक्शन। किसी सेल में अगर आपने फॉर्मूला या फंक्शन लगाया है, माने आपने कोई कैलकुलेशन की हुई है, तो उसमें उसके फॉर्मूला और फंक्शन को ये आपके लिए डिस्प्ले करता है। ये फॉर्मूला बार का काम होता है। इन सब बातों का मतलब क्या है ये हम अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल तो हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला नेम बॉक्स है, ये देखिए, और ये फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बार में अगर आप ध्यान दें तो देखिए एक बटन बना हुआ है fx, जहाँ पे लिखा हुआ है fx। इस fx को हम क्या कहते हैं, ये हमारा होता है इंसर्ट फंक्शन बटन। अगर आप पॉइंटर भी इस पे रखेंगे तो भी ये आपको देखिए दिखाएगा इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। उसके अलावा जब हम किसी भी सेल में कुछ भी लिखना शुरू करते हैं, ये देखिए, तो इंसर्ट फंक्शन बटन के जस्ट पहले दो बटन बन जाते हैं। एक बटन बनता है आपका टिक का, एक बनता है टिक, और एक बनता है आपका क्रॉस। आपने देखा ही है, टिक बनता है और क्रॉस बनता है। टिक जो होता है ये किस लिए होता है, ये होता है एंटर के लिए। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो टिक बटन होता है फॉर्मूला बार पे वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यस, ओके, एंटर या नन ऑफ द अबव। तो एंटर है ना, यस है ना ओके है। और इसी तरह से क्या जो ये आपको यहाँ पे क्रॉस का बटन होता है, ये जो है, ये आपका जो क्रॉस का बटन है, ये आपका किसके लिए होता है, ये होता है कैंसिल के लिए। और ये क्यों होते हैं, क्या करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। उसके तुरंत बाद अगर आप देखें तो आपकी की पूरी शीट रो कॉलम में बटी है, जिसमें आपको कॉलम के नाम दिखाई दे रहे हैं और इधर आपको रो के नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा का पूरा कॉलम एक बार में सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करने के लिए पॉइंटर को कॉलम के नाम पे रखेंगे ऐसे। पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, यानी ए कॉलम पूरा सिलेक्ट करना है। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए पॉइंटर को ऐसे रखेंगे कॉलम की हेडिंग के ऊपर और क्लिक कर देंगे, लेफ्ट क्लिक कर देंगे। तो लेफ्ट क्लिक करते ही देखिए पूरा कॉलम नीचे तक सिलेक्ट हो गया ये आपका, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको एक रो सिलेक्ट करनी है पूरी, तो आप रो हेडिंग पे पॉइंटर रख के क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ रख के क्लिक करेंगे तो पूरी रो सिलेक्ट होगी। पूरी रो मतलब आपकी पूरी आगे XFD तक ये पूरी रो सिलेक्ट हो गई है, ठीक। तो पूरा रो सिलेक्ट करना है, पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है। और अब आती है बात पूरी शीट सिलेक्ट करने की। पूरी शीट यदि आपको सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए किनारे ये कॉर्नर में बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करते ही आप पूरी शीट को सिलेक्ट कर पाते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम हेडिंग जो होता है, वहां पे क्लिक करने पर आप पूरी शीट को सिलेक्ट करते हैं। ये तो आपने काम किया जब आप माउस से कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको यही काम कीबोर्ड से करना है तो कीबोर्ड से अगर आप प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ स्पेस बार, तो जिस रो में आप होते हैं वो पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है। देखिए अब इस रो में है, शिफ्ट स्पेस टू सिलेक्ट एंटायर रो। इसी तरह से कॉलम सिलेक्ट करना है तो जिस कॉलम में आप हैं, कंट्रोल स्पेस के साथ में अगर आप प्रेस करेंगे तो वो पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट स्पेस फॉर एंटायर रो एंड कंट्रोल स्पेस फॉर एंटायर कॉलम। और इसी तरह से अगर पूरी शीट सिलेक्ट करनी है तो वैसे तो सिलेक्ट ऑल का आपको सभी को मालूम है शॉर्टकट, और सिलेक्ट ऑल के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल ए। लेकिन जब हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, देखिए हमने कंट्रोल ए प्रेस किया तो उसने क्या किया, उसने आपको टेबल सिलेक्ट करके दे दी, लेकिन उतनी ही टेबल सिलेक्ट करके दी जितना कंटेंट था। मतलब जिस जगह पॉइंटर रखा था तो वहां पे जो टेबल उसे मिली उसे सिलेक्ट किया। इसके द्वारा बाद हम इस पे ही हम फिर से कंट्रोल ए सिलेक्ट प्रेस कर रहे हैं तो देखिए कुछ नहीं हो रहा। तो एक्चुअली क्या होता है कि कंट्रोल ए प्रेस करने पर वो आपको उतना ही एरिया देता है जितना आप उसको वो कैप्चर कर पा रहा है। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पूरा शीट ले। और आपको बताएं कि 99% केसेस में आपको पूरी शीट लेनी भी नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता है इतनी बड़ी शीट मिल रही है, कब ऐसा जरूरत पड़ेगी कि पूरी शीट सिलेक्ट करनी हो, जरूरत ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ जाए तो कंट्रोल ए प्रेस करने पर क्या करता है कि पहले वो उतने एनवायरनमेंट को लेता है। देखिए जैसे उसने इतना ले लिया, लेकिन
अगर उसके बाद दोबारा आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो आप पूरी शीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने आपको शॉर्टकट भी बता दिया है और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बता दिया है कि अगर आप माउस से करना चाहें तो माउस से भी आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद अब अगर थोड़ा नीचे की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर आप जिस शीट में है उसके नाम आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको जैसा कि हमने बताया कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल आपको 3 वर्कशीट्स देता है, तो हर शीट का अपना एक नाम है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। और शीट के जहाँ नाम लिखे होते हैं इस जगह को हम क्या कहते हैं, इस जगह को हम कहते हैं शीट टैब। ये जगह कहलाती है हमारी शीट टैब। शीट टैब हमारी वो जगह है जिसपे शीट का नाम डिस्प्ले होता है और जिस शीट टैब पे आप क्लिक कर देंगे उसी शीट पर आप पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ क्लिक किया तो शीट 2 पे पहुंच गए, यहाँ क्लिक किया तो शीट 3 पे पहुंच गए। तो ये शीट टैब्स होते हैं और आपके पास 3 शीट्स तो ऑलरेडी हैं, लेकिन अगर आप नई वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई भी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। जैसे पहला तरीका तो यही है कि आप यहाँ पे इस ये इंसर्ट शीट बटन पे क्लिक कर दें। एक तरीका तो ये है, यहीं से क्लिक कर दें और हो जाएगा। इसके अलावा होम टैब में देखिए सेल्स ग्रुप में इंसर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास इंसर्ट शीट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो भी आपकी शीट इंसर्ट हो जाएगी। और जैसा कि हम हमेशा माउस की बात करते हैं, तो अगर हमें माउस से ये काम करना है तो हम कैसे करेंगे, तो फिर हमारे पास एक शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट F11 प्रेस करते ही जो है आपकी एक नई शीट इंसर्ट हो जाती है। एक सेकेंड, शिफ्ट F11 प्रेस करते ही हमारी नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए शीट 4 आ गई। ऐसे ही आपको शीट 5, 6, 7 जितनी भी चाहिए, ये देखिए आप देखिए कंटिन्यूअसली शीट्स इंसर्ट होती चली जा रही हैं। तो जहां हम होते हैं, जिस शीट में हम होते हैं उसके पहले ही नई वर्कशीट इंसर्ट होती है। और ऐसे अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं तो ऐसे आपको जो है 125 वर्कशीट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये कहने की बात है आप उससे ज्यादा भी इंसर्ट कर लेते हैं और शायद आपको जिंदगी भर कभी जरूरत ना पड़े इतनी वर्कशीट्स इंसर्ट करने की। तो आप खुद सोच लीजिए कि एक शीट जो कि 16,384 कॉलम्स बाई 10,48,576 रो में बटी हुई है। अपने आप में ही वो मोर देन एनफ है आपके लिए एरिया। बट फिर भी ऐसा नहीं होता कि हम सारी की सारी खिचड़ी एक ही शीट में पकाते हैं। हम अलग अलग शीट्स में काम करते हैं। जैसे सेपरेट मंथ का डेटा है तो सेपरेट मंथ में फीड कर लिया, या मान लीजिए अलग अलग यूनिट टेस्ट की रिपोर्ट थी तो अलग अलग यूनिट टेस्ट की रिपोर्ट शीट में कर ली, या मान लीजिए अलग अलग बैचेस की इन्फॉर्मेशन थी तो अलग अलग शीट में कर ली। ऐसा नहीं होता कि हम एक ही शीट में काम करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अलग अलग शीट में भी काम कर रहे हैं तो भी आपको मुश्किल से मुश्किल बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे होंगे, तो शायद बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत इंटेंस वर्क आप कर रहे हो तो शायद 20, 25, 30 उससे ज़्यादा तो शायद ही आपको कभी रिक्वायर्ड हो कि आप नई वर्कशीट इंसर्ट करें। बट अगर आप करते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली वर्कशीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए तो आपको यहाँ पे बता ही दिया। तो एक्चुअली ये जगह जहाँ पर शीट टैब हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं, शीट टैब के राइट हैंड पर अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मिल रही है जिससे आप हॉरिजॉन्टली आगे मूव कर सकते हैं या पीछे मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार मिल रही है जिससे आप अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार से भी मूव कर सकते हैं और आपके पास इसके अलावा स्क्रॉलिंग का ऑप्शन है, माउस से आप स्क्रॉल कर सकते हैं। कीबोर्ड में पेज अप पेज डाउन की भी आपको मिलती है एरो की के अलावा, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी होती हैं। उसके बाद अगर हम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे ध्यान दें, शीट टैब्स के लेफ्ट हैंड पर, तो ये तो हमें स्क्रॉल बार मिल रही थी यहाँ पर, लेकिन शीट टैब के लेफ्ट हैंड पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, ये जो जगह हमें मिल रही है अभी दिखाते हैं आपको। ये जो जगह 4-5 बटन आपको मिल रहे हैं इसको हम कहते हैं, इस जगह को हम बोलते हैं शीट टैब स्क्रॉल बटन्स। ये होते हैं शीट टैब स्क्रॉल बटन। एक शीट के अंदर रहते हुए अगर आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मूव करना है तो ये स्क्रॉल बार आप यूज करते हैं। लेकिन अगर आप एक शीट से दूसरी शीट में जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए शीट टैब स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं।
एरो आपके बने हुए हैं, 1 बाय 1 मूव करना है। तो यहाँ से 1 बाय 1 आप अलग अलग शीट से जा सकते हैं। इधर मूव करना है तो देखिए इधर आप जा सकते हैं। लेफ्ट राइट मूवमेंट के लिए आपको ये बटन्स मिलते हैं 1 बाय 1 मूव करने के लिए। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं सबसे आखिरी शीट पर, मतलब जो सबसे लेफ्ट हैंड पर है, तो उस पर क्लिक करने पर ये देखिए आपको सबसे आखिरी शीट मिल गई। इसके बाद अगर आप इधर जाना चाहें तो कोई शीट नहीं है। इसी तरह से एक्सट्रीम राइट हैंड पे जाना है तो आपको ये शीट यहाँ पर मिल रही है। अब इसके बाद आप नहीं जा सकते आगे। तो इस तरह से लास्ट मतलब मोस्ट लेफ्ट और मोस्ट राइट शीट पे जाने के लिए या 1 बाय 1 शीट पे जाने के लिए भी आपको जो है यहाँ पे शीट टैब स्क्रॉल बटन मिलते हैं। और वैसे अगर आपको जाना है अगली शीट पे, गो टू नेक्स्ट शीट, मतलब जिस शीट में हम हैं उसके बाद वाली पे, तो गो टू नेक्स्ट शीट पे जाने के लिए ये तो है ही आपके पास, लेकिन मतलब माउस से तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आपके पास शॉर्टकट भी होता है। और शॉर्टकट आप यूज करते हैं, आपके पास शॉर्टकट होता है ये देखिए हम अगली और पिछली वर्कशीट में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्कशीट में आने के लिए आपके पास क्या तरीका है, आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन गो टू नेक्स्ट वर्कशीट, और कंट्रोल प्लस पेज अप गो टू प्रीवियस वर्कशीट। कंट्रोल प्लस पेज अप। तो इस तरह से कंट्रोल की के साथ पेज डाउन या पेज अप प्रेस करने से देखिए शीट टैब पे अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए 1 बाय 1 आप मूव कर रहे हैं। तो ये आपका अपना अप्रोच है, आप क्या यूज करना चाहते हैं ये आपको अपना देखना है कि किस में आप ज्यादा कंफर्टेबल है, वो तरीका आप यूज कीजिए। तरीके हमने आपको सारे बता दिए हैं। उसके बाद में सबसे नीचे वाली बार अगर हम देखें तो जो बॉटम मोस्ट बार है हमारी इसकी, वो क्या है, बॉटम मोस्ट बार जो है हमारी वो हमारी स्टेटस बार है, सबसे नीचे वाली बार ये स्टेटस बार है। और स्टेटस बार में आपको क्या पता चलता है, कुछ खास आपको नहीं पता चलता। अगर आप कोई मैक्रो बनाते हैं तो वो आपको मैक्रो इनेबल्ड का बटन यहाँ पर दिखाता है, और राइट हैंड साइड पर जरूर आपको यहाँ पे दिखाता है आपकी शीट के डिफरेंट व्यूज के बटन। यानी इस शीट को जिसमें आप जिसे सामने देख रहे हैं, जिसमें आप काम कर रहे हैं, इसको 3 डिफरेंट व्यूज में आप देख सकते हैं। और उन व्यूज की जरूरत आपको क्यों पड़ती है, क्या ही करते हैं वो व्यूज, ये हम आगे आने वाले सेशन में सीखेंगे। तो इतना करा हमने, और ये सब चीजें अब हम कल से आपको कैल्सी पे ही बताएंगे, ताकि कैल्सी भी आप साथ साथ काम करें। सब चीजें वही है, एक बार कैल्सी की विंडो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसी होती है। जैसे राइटर था ऐसे ही कैल्सी है। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्सी, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये लिब्रे ऑफिस का कैल्सी हमारा अपलोड हो गया है, और ये आपका जो है लोड हो गया है। और इस तरह से देखिए आपके सामने वही सब चीजें हैं, बस फर्क ये है कि वहाँ टैब होते हैं या रिबन टैब है, रिबन है, ग्रुप है। यहाँ कुछ नहीं है, मेन्यू बार, सबसे पहले टाइटल बार है, फिर मेन्यू बार है, फिर टूल बार है, और आप देखिए लगभग वैसी टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेट टूल बार। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ ये वाला हिस्सा नेम बॉक्स है, और ये वाला हिस्सा आपका फॉर्मूला बार है, जिसमें इसमें लिखते हैं यहाँ इनपुट लाइन है, लेकिन है ये वही फॉर्मूला बार, और ये वही काम करेगा जो आपका वहां कर रहा था। लेकिन कल से हम आपको इस पे काम करना सिखाएंगे। फिर अगर आप देखें तो आपके यहाँ पर कॉलम्स है, बस कॉलम्स का काउंट फर्क है। यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो उतने नहीं है जितने की वहां मिलते हैं, डिफरेंट है। तो हम आपको बताएंगे कि कितने कॉलम्स होते हैं, कितनी रो होती है। ये देखिए रो आपकी इतनी है 1048576, है ना, लेकिन कॉलम्स का काउंट जो होता है वो आपका डिफरेंट होता है। अगर हम एक्सेल से कंपेयर करें तो डिफरेंट होता है। कितने कॉलम्स हैं आपके, 1024। यानी यहाँ पर आपको एक शीट जो मिलती है वो 1024 कॉलम्स बाय 10,48,576 रो की मिलती है। और ये एक डिफरेंस है जो एक्सेल का कैल्सी से है। दूसरा एमएस वर्ड एमएस एक्सेल में जो बाय डिफॉल्ट शीट्स मिलती हैं
जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए डिसाइड किया है वो बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स हैं, लेकिन यहाँ आपको बाय डिफॉल्ट एक ही शीट मिलती है। और अगर आपको ज़रूरत है तो न्यू वर्कशीट के लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे-जैसे क्लिक करते जाएँगे तो यहाँ पर भी देखिए आपको शीट्स मिलती जाएँगी। और उसी तरीके के देखिए यहाँ पर आपको जो है वही बटन्स मिल रहे हैं, आप शीट्स में मूव कर सकते हैं, शीट टैब स्क्रॉल बटन है, बाकी आपके ये स्क्रॉल बटन्स है जिससे आप शीट में काम करते हैं। तो ये है हमारी कैल्सी की विंडो। लगभग आप देखेंगे वैसी ही चीज़ें हैं, कुछ थोड़ा-सा लुक डिफरेंट है, बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट वहाँ पर चेंज है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यहाँ डिफरेंट होता है, वहाँ डिफरेंट है, खैर फ़ॉन्ट से कोई ख़ास हमारा काम नहीं है। और यहीं पर यहाँ भी देखिए वही प्रॉपर्टीज़ का आपको पेन मिल रहा है, आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं या आप इसे कंप्रेस कर सकते हैं। आपको इसको और एक्सपेंड करना है, आप एक्सपेंड कर दीजिए, इस तरह से दिखने लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे आपने राइटर में देखा था वैसे ही कैल्सी में भी काफ़ी हद तक है। नीचे आपको यहाँ पर देखिए स्टेटस बार पता चल रही है, तो यहाँ बता रहा है कि आप करंट शीट में हैं, कौन-सी करंट शीट है, आपकी प्रेजेंट लोकेशन और आपने टोटल वर्कशीट्स कितनी इंसर्ट किए हुए हैं, वो आपको यहाँ पर दिखा देता है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आपको यूज़ करना है। आपको जो है ध्यान रखना होगा, यहाँ पे भी रो सिलेक्ट करनी है तो वही आपका शिफ्ट स्पेस बार, और कॉलम सिलेक्ट करना है तो वही कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल ए प्रेस करने पर पूरी की पूरी वर्कशीट आपकी सिलेक्ट हो जाती है। बाकी यहाँ भी वही बटन बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी पूरी वर्कशीट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से पूरी वर्क कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से पूरी रो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा-सा आप लोगों को अगर टाइम मिले, तो जो आपका कैल्सी का आपका जो लिटरेचर है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा, ताकि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करें, तो आप थोड़ा-सा उससे पहले से ही अगर आपको जानकारी होगी, माने आपने वो सुन भी रखा होगा, पढ़ भी लिया होगा, तो थोड़ा-सा आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अदरवाइज़ हम तो खैर कल से इसके फीचर्स बताना आपको शुरू कर ही देंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। कल हम आपको थोड़े से फीचर्स भी बताएँगे और आपको असाइनमेंट भी देंगे कि आपको क्या डेटा प्रिपेयर करना है। और उस डेटा को प्रिपेयर करके जो ऑप्शंस हम आपको बताएँगे, वो ऑप्शंस आप अपने पैकेज पर ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।